रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान विद नुसरत हारिस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो हमारी आपसे मुलाकातें ईद के दिनों में होती रहीं, पूरे रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह बड़ा बातों का और हिकायतों का, रिवायतों का, मुख्तलिफ जो हमारी सोच थी उसका तबादला होता रहा है, तबादला ख़याल होता रहा है, कैमरे के इस तरफ भी और उस तरफ भी। सो अब ईद के बाद ज़रा ज़िंदगी दोबारा उस रूटीन में आ रही है जो हमारी ज़िंदगियों का मामूल हुआ करता है। और हमने कहा कि आते ही हम कोई और बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपनी। हम बात करते हैं पर्सनल केयर की, और पर्सनल केयर की भी आज हम बात करेंगे। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज के प्रोग्राम में लेटर ऑन हम इस हवाले से भी बात करेंगे जो अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के महीने में हमने देखा। और वैसे भी मैं तो क्योंकि एक ऐसे इदारे से भी वाबस्ता हूँ, तो मेरे पास मिसिंग गर्ल्स के या मिसिंग पर्सन के चीज़ें मेरे सामने आती रहती हैं। तो ये जो लड़कियाँ या बच्चियों के हवाले से हमने न्यूज़ में सुना कि जी घर छोड़कर चली गई हैं या अगवा हो गई हैं, और बाद में सुनने में आया कि उनकी शादी हो गई है, निकाह कर लिया है। तो आज इस हवाले से भी ज़रा आगही हम पहुंचाना चाहेंगे। लेटर ऑन हमारे मेहमान इस हवाले से मौजूद होंगे जो मजहबी एंगल से भी हमें बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि दिमागी तौर पे या साइकोलॉजिकली हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं इस पे भी बात करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में हम पर्सनल केयर के हवाले से बात करेंगे। आप सब ने, मैं अपनी ख़वातीन दोस्तों से बात कर रही हूँ इस वक्त, आप सब ने किचन में बहुत टाइम लगाया। ये सहरी तो वो इफ्तारी, और घर वाले और बच्चे ख़ास तौर पे जब रोज़ा रखते हैं तो आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आज तो कोई नई चीज़ होगी, अब तो कुछ और बहुत मज़े का होगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद जो वेयर एंड टेयर आपकी स्किन का ख़ास तौर पे होता है, उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े अमेजिंग मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से हमेशा बहुत फ्रेश एंड वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल लगती हैं। और रानी आपा को कॉम्प्लीमेंट करते हुए शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जब यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो थोड़ा लड़खड़ाए, और फिर उन्होंने रानी आपा से कहा कि रानी आपा आपको देख के तो अच्छे-अच्छे गिर जाते हैं। ये मैंने सेव कर लिया थी आपकी बात। सोचें, शाह नज़ीर साहब को देखकर बहुत तफरी कर रहे थे अभी। जी, अस्सलाम वालेकुम। ईद वालेकुम मुबारक अस्सलाम। हो। ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लगा और जैसे ही मैं आया हालाँकि वाक़ई में जैसे ही मेरी नज़र आपा के ऊपर पड़ी, हाँ, हाँ, तो मैं एकदम लड़खड़ाया। हाँ। मैंने कहा आपा ये क्या हो रहा है? ये अच्छे-अच्छे गिर रहे हैं यहाँ पे आके। तो ये आपा ये तो अब है, तो जब आप माशाल्लाह से कम उम्री में थी, अच्छा तो न जाने कौन-कौन, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ गिरा होगा। लेकिन नुसरत एक चीज़ है चलिए। कि मैं जी, आपका भी और तमाम चैनल्स का भी बहुत शुक्रिया अदा हुँ, इसलिए करूँगा कि मैंने रमज़ान में आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे मज़हबी तरीक़ों जी, में जैसे नमाज में या ज़कात में या हुँ, किसी ऐसी चीज़ों में हमसे जो कोताहियाँ हो जाती थी, जो गलतियाँ हो जाती थी, जी। वो मैं आप लोगों से आके सीखता रहा हूँ और यहाँ आपके जो गेस्ट होते थे, जो मौलाना हज़रात होते थे, जी। कुरान और हदीस के हिसाब से समझाते थे, आप यकीन कीजिए हमारी आँखें खुल गईं। बिल्कुल, ये सबके ये लिए है। चीज़ और मैं हमने ये कहती हूँ कि वो सीखी है। चीज़ें देखिए, क्योंकि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों से हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मुस्लिम हो गए हैं, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो हमने बचपन से बहुत सारी बातें सुनी होती हैं, सीखी होती हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है जो आके आपको तरोताज़ा कर देता हाँ, है बिल्कुल, और हर चीज़ याद दिला देता है वापस। तो बेशक। ये बिल्कुल, सीखने-सिखाने का मरहला और तो बिल्कुल। ज़िंदगी में चलता रहता है और सबसे चलते पहले रहना तो चाहिए। नुसरत मैं आपको मुबारकबाद पेश हुँ, करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का चौथा दिन है और ईद का जो दिन है हमारे रमज़ान के बाद आता है। रमज़ान हमारा ऐसा पुरसादत महीना है कि हर एक की ख्वाहिश होती है कि जूँ-जूँ रमज़ान आगे बढ़ता है तो रमज़ान से लगाव मज़ीद बढ़ता जी, रहता है। जी। और जब उसके जाने के दिन करीब आते हैं, जब हम अलविदा कह रहे होते हैं, तो आप यकीन करें कि हर ज़िह रूह मुसलमान उस वक़्त अपने दिल से गिरियाज़ारी कर रहा होता है, हुँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तो माँगता ही है, लेकिन वो ये चाहता है कि ये रमज़ान और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इसमें जो अल्लाह की रहमतें, जो बरकतें और जो मग़फ़िरत हम लोगों को नसीब होती है, रब्बुल आलमीन ने ये माह रमज़ान जी। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा बनाकर भेजा है। और चैनल्स के भी हम इस सिलसिले में बहुत हुँ, ज़्यादा मशकूर होते हैं कि आप जैसे तमाम लोग अपने गेस्ट को, जी। बेहतरीन गेस्ट को बुलाकर इस माह की जो मुक़द्दस रूह है उसको ताज़ा करते और इस बार जो है रमज़ानुल मुबारक में जो ओवरऑल प्लानिंग या प्रोग्रामिंग चैनल्स पे हुई है, जो मैंने भी देखी है, जीटीवी की में तो ज़ाहिर है मैं हिस्सा ही रही हूँ, लेकिन ओवरऑल भी मैंने देखा कि काफ़ी
काम और सूदिंग और इस तरह की ट्रांसमिशन थी, वो पहले की तरह भाग-दौड़ और वो इनामात की भरमार और लोग जो एक अजीब-सा नज़ारा होता था, उसमें वो कुछ चीज़ नहीं कमी मुझे है। महसूस हुई, तो उसकी खुशी बहुत हुई। अच्छा लगा। बहरहाल पुरसुकून रमज़ान। पुरसुकून लगा। तो ये है कि रमज़ान का अपना एक एहतराम है और उसमें बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास भी होती हैं, सेगमेंट्स भी होते हैं, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, मगर उसकी रूह को समझते हुए इस्लाह वाले काम, इस्लाह वाली बातें और इस तरह की डिस्कशंस को प्रमोट करना चाहिए। तो मैंने देखा ओवरऑल सब जी जगह हाँ, पर तमाम वो जो चैनल्स एक पे। कुछ साल हमने बड़ी अफ़रा-तफ़री का आलम रमज़ानुल मुबारक में गुज़ारा है, वो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो जी, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक हमारा जो हमारी स्किन के हवाले से है, रानी आपा की तरह और शाहनज़ीर साहब की तरह जैसे क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन जो है, ये कैसे हो सकती है? क्योंकि रमज़ान में आपका ना सोने का पैटर्न होता है, पानी हम कम पी रहे होते हैं, तली हुई चीज़ें हम बहुत खा रहे होते हैं, कोई हाल नहीं होता वैसे तो। हाँ, बिल्कुल तो सही ये है। जो हमें बाद में इम्पैक्ट होता है ना कि एक्ने ब्रेकआउट्स हो गए, रंग जो है वो ख़राब हो रहा है, टू टोन स्किन हो रही है, इसके लिए क्या करने की और ज़रूरत है अब? बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं रमज़ान हाँ, में, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। जी। अफ्तार से लेकर और सहरी तक तो समझ लीजिए कि कोई फुर्सत नहीं होती, कि हुँ, अफ्तार से पहले मेरे ख़्याल है 4 बजे तमाम ख़वातीन मुझ जी। समेत किचन में चली जाती हैं, और वाक़ई बच्चों की बेहद फ़रमाइशें होती हैं। बच्चों की, भाइयों की, शौहरों हाँ, की, सबकी। बेटियों की, हर एक की बहुत ज़्यादा मगर फ़रमाइशें ये होती हैं। जुमला, सॉरी इंटरप्शन हो रही है, मगर ये जुमला मैंने पहले कभी नहीं सुना था जो मैं अब सुनती हूँ। जब पकौड़े और यूजुअल चीज़ें बनी हों तो फिर बच्चे कहते हैं, कुछ बनाया ही नहीं। मतलब वो जो चीज़ें बचपन से बन रही हैं, आज के दौर के बच्चे कहते हैं, कुछ बनाया ही नहीं। नहीं, एक और मतलब आवाज़ भी उसमें आती है। 2-3 ऐसी अलग नामों की और अलग जी। शक्लों की चीज़ें होनी चाहिए तो उनको लगता जी, है जी, कि अब कुछ एक और चीज़ बिल्कुल, बनाया भी है। अब आवाज़ जैसे आती है। हाँ, बोला है इफ्तारी के बाद भी बर्तन होते हैं हाँ। और तरावियों के बाद भी बर्तन होते हैं, सहरी में भी बर्तन होते हैं। और ये मैंने पोस्ट भी देखी और इसके अलावा भी हाँ, घर पे भी, बिल्कुल। यानी पांडे ही पांडे हो गए सारे। पांडे ही पांडे। अच्छा, अब हमने ख़ैर स्किन पे जो बात करनी है, ब्रेक आ गया है, हम अपनी हुँ। बातों में भी ये भी ज़रूरी है भई, पता तो चले ना ईद कैसी बिल्कुल, गुज़री, बिल्कुल, क्या किया रमज़ान बिल्कुल, और रेमेडीज़ जो हैं वो आप दोनों से मैं मालूम करूँगी बिल्कुल। इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अपनी ग्लोइंग स्किन के लिए या अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वापस अपनी रूटीन में आ चुके हैं और अब ज़रूरत है कि हम अपने आप पे तवज्जो दें। जी रानी आपा। बिल्कुल, और तवज्जो देने का वक़्त आज, चूँकि ईद का चौथा दिन है, तो आज से ही शुरू होता है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे ईद के 3 दिन भी बहुत मसरूफ़ गुज़रे हैं, इसमें हुँ, भी दावतें, हम खाने भी गए, अपने घर भी खिलाई। तो रमज़ान से लेकर ईद के 3 दिन तक बहुत मसरूफ़ियत के होते हैं, खाने और खिलाने के ही हुँ, होते हैं। हुँ, आज चौथा दिन है, तो आज से हम अपनी रूटीन की तरफ वापस आएँगे। सबसे पहले हुँ, हम अपनी स्किन की तरफ तवज्जो देंगे, अपने फ़ंक्शन की तरफ, क्योंकि बाज़ बॉडी का जो फ़ंक्शन है, हुँ, वो रमज़ान में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। पानी अपने रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, हुँ, दिन में 8 से 12 ग्लास, हुँ, जो कि हमें पीना था। रमज़ान में हमारा तमाम शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया। हुँ, आज से वो करेंगे, उसके साथ-साथ इससे हमारा बॉडी सिस्टम बिल्कुल सही होगा। बालों के लिए जितनी भी रेमेडीज़ हैं, जो हम गाहे-बगाहे बताते रहते हैं, आज फिर मैं बताऊँगी कि उनको आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं नहीं तो मिला। रेमेडी पे आ जाते हैं ना जी, डायरेक्ट कि बिल्कुल। क्या क्या रेमेडी बताएँगे कि ताकि फिर मैं शाह नज़ीर साहब से सबसे भी पहले पूछूँ? तो मैं तेल के लिए बताऊंगी कि एक तेल आपको बताती जी, हूँ, जो कि तमाम बच्चियों को अपने पास बनाकर रखना चाहिए। ठीक मैं है, उसमें हमेशा तमाम बच्चियों को कहती हूँ कि बालों के लिए बहुत बेहतरीन तेल होता है हुँ, तिलों का तेल ठीक या है। सरसों का तेल। हुँ, बेहतरीन सरसों के तेल में चूंकि ज़रा सी बदबू होती है, तो लोग इतना पसंद नहीं करते। तिल के तेल में आप डाल लीजिए बालछड़, आंवला और फिलफिल दराज। अच्छा, फिलफिल दराज एक किस्म की मिर्च होती है, काली वाली। उसको डालकर तेल में 50-50 ग्राम 200 ग्राम तेल में ये हुँ, डालकर पका लीजिए। फिलफिल दराज, बालचड़ और आंवला हुँ, 50-50 ग्राम ये ले लीजिए, और 200 ग्राम तिल का तेल ले लें। हुँ, इसको पका लीजिए। फिलफिल दराज डालने का मकसद ये है कि सर में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई फंगस हो गया है, किसी भी किस्म की डैंड्रफ हो गई है। डैंड्रफ भी दो तरह की होती है, एक हिडन होती है जिससे स्कैल्प चिकना रहता है, और एक नज़र आती है जो झड़ने वाली होती है।
किसी भी किस्म का अगर स्कैल्प पर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो ये तेल बनाकर इसको इन तीनों चीज़ों को तेल में पकाकर अपने पास रख लें। जब पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें, छान कर ठंडा करके यही तेल इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि तेल कम से कम 1 रात ज़रूर अपने सर में लगा कर रखें। लगाएँ। आपके बालों की जो भी अच्छा, इस प्रॉब्लम पे है। तो बड़ी आजकल बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि जी ओवरनाइट तेल ना लगा के रखें, बड़ा नुकसान हो जाएगा। चेहरे पर भी आता है, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। सिर्फ़ नहाने से 2 घंटे पहले तक आप तेल का इस्तेमाल करें और फिर ना करें। वैसे मैं वैसे ही ऑफ द रिकॉर्ड मतलब इस डिस्कशन के अलावा आपको बताती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इतना तेल लगाया है ना, स्कूल में मेरे सर में सिर्फ़ तेल लगा होता था। तेल ही तेल, ओवरनाइट क्या, दिन क्या, रात क्या, बहुत तेल होता था। तो वो मेरे तो जो फ्रेंड्स थे, बड़े होने के बाद जब कहीं मिले तो वो मुझे कहते थे, "तुम नुसरत हो? तुम वही हो, जिसके सर में इतना तेल लगा होता था?" लेकिन आज भी फिर आपको अपने बालों का हाँ, फ़ायदा तो जो अब लोग मालूम होता मुझसे होगा कहते कि हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी एक्सटेंशंस और ये सब नहीं लगाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसी का कमाल है। ये हुँ, देखिए, ये नई बातें जो हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हुँ। जो हमारी रिवायात हैं, जो रसूमात हैं, जो अज़ल से हम करते आ रहे हैं, उसी को ही ज़माना करना चाहिए। कदीम से ये ज़रा शाहनज़ीर साहब जो है ना मुझे और आपको एक घूर देख रहे रहे हैं। हैं कि घूर हाँ, ये सही है। घूर रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं दोनों बातें मुझसे पूछ नहीं रही हैं। नहीं, मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने कहा मुझे कोई क्यों? चुप कराने वाला भी नहीं हो। बताइए शाहनज़ीर साहब क्या तेल क्या ओवरनाइट लगाना चाहिए? बिल्कुल लगा सकते हैं हुँ, और बाज़ लोग तो अभी भी शावर लेने के बाद भी तेल लगाते हैं, हल्का-सा हुँ, तेल लगाते हैं और कंघा करते हैं, जाते हैं, जिस तरह हुँ, मैं हूँ। मैं हुँ। भी इसी तरह करता हूँ। ये वैसे मेरे तो सही बालों को तरीका कुछ नहीं होता है। हुआ। जी, और मैं देखिए, इनके नहाने के बाल बाद भी हल्का देख लें तेल आप। लगाता होता हूँ हाँ। और ज़्यादा ऑयली सेट नहीं भी करता। रहते हैं बाल। हाँ, हाँ। हाँ। तो ये इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि जैसे रात को लगाते हैं, सिर्फ़ जड़ों में लगाया करें। बाकी बालों पे तेल खुद आ जाता है, लोग ऐसे-ऐसे करके लगा रहे होते हाँ, हैं। नीचे ये तक। गलत तरीका है, आप जड़ों में लगाएँ, बाकी बालों बालों पे खुद आ हुँ, जाएगा। हुँ। और 2 घंटे बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ये बिल्कुल। 1 दिन छोड़ के ये अमल किया करें, तो इंशाल्लाह बाल अच्छे भी होंगे और घने भी होंगे, लंबे भी होंगे। सही। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा रमज़ान पूरा गुज़रा, हमने अपनी हुँ। स्किन का ख़्याल नहीं किया। बाज़ लड़के हैं जो बाइक चलाते हैं, हाथ जी, दो जी, टोन हो रहे 2-2 होते हैं, हुए में। गर्दन काली हो रही होती है। इसी तरह लड़कियों का भी गर्दन हुँ, काली हो रही होती है। फेस पे जो है वो 2 टोन भी हो रहे होते हैं, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो रहे होते हैं, एक्ने होती है, एक्ने के निशान होते हैं, हुँ, बाज़ हुँ। के ओपन पोर्स होते हैं, स्किन लूज़ हो रही होती है, लटकी हुई महसूस हो रही होती है। तो आज एक ऐसा टोटका बता रहा हूँ, आप अपने घर पे बनाकर इस्तेमाल करें और अपनी मुश्किल को आसान कर लें। इन सब मसाइल के इन लिए। सब मसाइल के लिए वाह! सिर्फ़ ये 5 व्हाइट चीज़ें, हुँ, ठीक है? आप लोग अंडा पकाते हैं, हुँ, आप अंडा तोड़ते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, उसके छिलके को फेंकें नहीं, ठीक आप है। उसको जमा कर लें, 50 ग्राम उसका पाउडर बनाएँ हुँ, और उसमें 50 ग्राम हुस्न यूसुफ मिलाएँ, 50 ग्राम समुद्री झाग मिलाएँ, 50 ग्राम सफ़ेदा काशगरी मिलाएँ और 50 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर मिलाएँ। ये टोटली 5 चीज़ें हैं। अंडों के छिलकों का पाउडर, हुँ, हुस्न यूसुफ, समंदरी झाग, सफ़ेदा काशगरी और सुच्चे मोतियों का पाउडर। ये 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं। पूरे फेस पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे, सब पे लगा लें आप। 15-20 मिनट लगा रहने दें। अगर दाने एक्नी के मौजूद हैं हुँ, तो फिर आप आधे घंटे बाद चेहरा धो लें। अगर दाने मौजूद नहीं हैं, निशान है, पिगमेंटेशन है, ऐसे बटरफ्लाई की तरह धब्बे बन रहे हैं, ओपन पोर्स हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हैं या स्किन लूज़ हो रही है, हुँ, तो आपने पानी का स्प्रे करके हल्के हाथ से रब करना है और फिर चेहरे को धो लेना है। आप ठीक। देखना आपका वन शेड साफ़ होगा पहली वक्त में और ये कुछ दिन यूज़ कर लें। आप देखिएगा आप अपनी लाइफ़ में 5 साल पीछे चले जाएँगे। अच्छा, इतना अच्छा ये रिज़ल्ट है। आपने यूज़ किया है ये? बिल्कुल मैंने यूज़ किया है, मेरी फैमिली ने यूज़ किया है। कैसे मतलब कितनी दफ़ा यूज़ करना ये होता है? एक बार रोज़ाना करें। अच्छा। देखिए जब आपको रिजल्ट मिलता है ना, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, हुँ, जो चीज़ आपको 5 दिन में रिजल्ट नहीं देना वो 5 साल में भी नहीं देगी। और हुँ, नुसरत, इसी तरह मैं अच्छा। एक क्विक रेमेडी बताऊं कि हाँ, हाँ। कुछ लोगों की स्किन खुद ब खुद सैगी हो जाती है, हुँ, रिंकल्स आने लगती हैं, स्किन लूज हो गई है। ये तो बड़े लंबे ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हमें करने होते हैं और स्किन को बेहतर रखना है हर हाल में। लेकिन क्विक रेमेडी एक बता रही हूँ जिससे रिंकल भी ख़त्म होंगे, हुँ, अगर स्किन पर पिगमेंटेशन हो गई है वो भी ख़त्म होगी, सही। और अगर स्किन पर झाइयाँ आना शुरू हो गई है तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही आसान है। शाह साहब की हर रेमेडी हुँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अल्लाह के फजल से बहुत फ़ायदेमंद है। शुक्रिया। और ये जो है एक बहुत छोटी सी रेमेडी है। एक टमाटर लें और टमाटर के बीच में से 2 टुकड़े कर लें। 2 टुकड़े करने के बाद दोनों हिस्सों को हल्के-हल्के किसी फ़ोर्क से गोथ लें।
ठीक है। हल्का हल्का। हाँ। और उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर शहद की लगा दें और एक चुटकी बेकिंग पाउडर उसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक पहले है। गोथ लिया दोनों टुकड़ों को, हुँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर हुँ। थोड़ा सा आधा आधा टीस्पून लेकर शहद की लेयर लगा दी। उसके बाद एक पिंच बेकिंग पाउडर दोनों पे डाल लिया। अब ये दोनों टुकड़े दोनों हाथों में लिए और तकरीबन 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर इसका इस तरह सही। मसाज करेंगे, सर्कुलर मूवमेंट में यूँ। आँखों के करीब से आपके डार्क सर्कल ख़त्म होंगे, फोरहेड से लेकर इस तरह तो स्किन के रिंकल्स ख़त्म होंगे, इस तरह पिगमेंटेशन ख़त्म होगी, रिंकल्स ख़त्म होंगे, जो स्किन पर डिसकलरेशन हो गई है वो वो ख़त्म खत्म होगी, होगी। स्किन की सैगिनेस ख़त्म होगी और पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है उससे ना, इरिटेशन नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत काम एंड हाँ, कूल होगा। और अच्छा। देखिए अल्लाह वरना ताला टमाटर को वैसे अगर आप यूज़ करें तो उसमें थोड़ी-सी कभी-कभी जी, इरिटेशन हमने होती है, उसको काम कर दिया शहद शहद की से। लेयर देकर। और शहद अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनाम है कि शहद को आप अगर कहीं भी लगा लें, हुँ, तो आप ये देखिए कि शहद अपनी किसी भी जगह पर अपनी हुँ, लेयर बना देता है ठीक है। और उस जगह को बिल्कुल बंद कर देता हुँ, हुँ। है। ये मुस्तकिल इस्तेमाल कर पिछले दिनों मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। उससे अब फ़ायदा हुआ। जी, बहुत ज़्यादा हुँ, मेरी तो अपनी प्रोडक्ट है, नाइट क्रीम तो वो ओवर नाइट लगानी पड़ती है। आपको पता है रमज़ान में हुँ। ना कोई दिन का है और ना कोई हाँ, रात का है। रमज़ान में अच्छा, एक क्योंकि चीज़ नाइट इसमें उस मैं तरह बताऊँ है नहीं ना, कि आपको सहरी में उठना हमारे यहाँ पे पड़ता है। एक ज़्यादती ये भी करते हैं अपने साथ, लोग पानी कम पीते हैं। हुँ। आप पानी कम से कम हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद पानी का टेक रखें। आपकी बॉडी में जब पानी की मिकदार पूरी होगी, आपकी स्किन वैसे ही ग्लो कर ली होगी। अच्छा, खाने के लिए क्या है? क्योंकि देखिए अब जिस तरह हम देखते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं और एक चीज़ 2-3 चीज़ें हैं टर्म्स जो बहुत आम हो गई हैं जी, स्किन को लेके और गोरे रंग को लेकर। ग्लूटाथायोन गोरे रंग से गोरे रंग मुंसलिक है कि जी ये यहाँ आपकी बॉडी में होगा तो रंग साफ होगा, मेलानिन ये वो सारा कुछ। तो खाने में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से आपको इंटरनली भी तो अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है ना? सबसे बेहतरीन है वाटरमेलन, खरबूजा अच्छा, और तरबूज। ठीक ये है। अल्लाह पाक ने मौसम के ऐसे बेहतरीन 2 फल दिए हुँ। हैं, ये आपके पानी की कमी को दूर कर देंगे। बॉडी में जितनी भी पानी की कमी होगी उतनी हमारी स्किन पर आती हुँ, रहेगी। हुँ। उससे रिंकल भी आते हैं, पिगमेंटेशन भी आती है और चेहरा बहुत डल हो जाता है। सही। तो जितना ज़्यादा खरबूजा और तरबूज का इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पेशाब आवर है, पेशाब जितना ज़्यादा आएगा उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी। हुँ, और जितना हम खाएंगे और हमारा वज़न भी इससे बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये बेहतर होगा। दोनों जो फ्रूट हैं ये हमारा पेट भर देते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पेट भर दें, उसके साथ-साथ दिमाग को भी बताएँ कि जी अभी पेट भर गया है। क्योंकि हमारे यहाँ खाने-पीने के मामले में ऐसा हो गया है कि फ्रूट खा लिया तो चलो खाना तो नहीं खाया था ना, और 3-4 चीज़ें नज़र आईं अब ये खा लेते हैं, फिर शौक में कुछ खा लिया, फिर सबके साथ बैठे हैं तो कुछ खा लिया। अब नहीं, ये हो नुसरत गया है, मैं अब ये कोई कहती टाइम हूँ नहीं बचा मैं ये है। कहती हूँ पेट भर के फ्रूट खाओ। हाँ, और फ्रूट वाक़ई बहुत ज़ूद हज़म होता है, हाँ, लेकिन जल्दी फिर से दिल हज़म को होता भी है, बता लेकिन दो ना उसके कि मैंने बाद वैसे क्या खा है? लिया है। आपा मैं एक बात कहूँ, हाँ। मुझे भी बोलने दो, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। आप लोग सुन लें। नहीं, नहीं, हाँ, प्रॉब्लम ये सुनाएँ, है। सुनाएँ, आपकी सुनने के लिए हम तो सुनेंगे सारे आपकी। लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक दफ़ा याद है हमने एक प्रोग्राम किया था कलर फेयर करने पे, हुँ, तो हमने एक गुले गुड़हल बताया था। हुँ। गुले गुड़हल, आप काफ़ी लाए भी इसकी थे, आपने पज़ीराई मिली दिखाया थी। भी था। बिल्कुल मैंने दिखाया भी था लाके, फूल की तरह का बिल्कुल शेप है फूल ना? की तरह होता है। हाँ। ये ग्लूकोथायान की जगह हम इस्तेमाल कराते हैं। ये अच्छा, नेचुरल है। आप इसका एक फूल 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पिएँ। एक टाइम गुले रोज़ाना पिएँ। गुलहड़, गुले गुड़हल, गुड़हल? हाँ, गुड़हल। अच्छा से। या और ये चाइना फ्लावर भी कहते हैं इसको। आप इसका एक फूल 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को और सुबह निहार पेट छान के पिएँ। आप देखिएगा 2 महीने इस्तेमाल कीजिए, देखने वाले आपको बोलेंगे आप कोई ख़ास चीज़ इस्तेमाल करते रहे हो। अच्छा! इतना अच्छा कलर कर देती है। अरे वाह! क्या बात बहुत है। ज़बरदस्त रिज़ल्ट है उसका। हाँ। और फ्रूट का इस्तेमाल करें, खाना-पीना वक़्त पे खाएँ, अपनी डाइट को भी देखें और ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन इसको ज़रा दूर करें, ये आपको बूढ़ा बना देती है। हुँ। और इसके लिए बेहतरीन है अपने आप को मसरूफ़ रखना। जितना ज़्यादा जी, अपने आप को आप जिस्मानी और दिमागी तौर पर मसरूफ़ जी, रखेंगे, जी। तमाम खुराफात से दूर रहेंगे, तमाम टेंशन से दूर बिल्कुल रहेंगे सही बात और है। तमाम परेशानियों से जब दूर होंगे तो खुद ब खुद फिट अच्छा, ये रहोगे। रानिया आपा ने जो बात की है ना, इसे मैं बिलख़ुसूस ख़वातीन के लिए करना चाहूँगी क्योंकि मर्द हज़रात तो चलें बाहर भी जाते हैं, उनकी मसरूफ़ियत होती है, वर्कलोड ये वो। ख़वातीन गो के उनका बहुत काम है
और बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। मैं तो सोचती हूँ जो घरेलू ख़वातीन हैं, उन पे वाक़ई। बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं और वही मोनोटोनस लाइफ़ और वही सब कुछ, तो बड़ा उन पे प्रेशर होता है। लेकिन क्योंकि उनकी ऐसी कोई क्रिएटिव मसरूफ़ियत नहीं होती, इसकी वजह से ये जो खुराफ़ात और मसाइल और मुश्किलें और मूड और डिप्रेशन, ये चीज़ें इसकी वजह से रहती हैं। और देखिए कोई दुनिया में ऐसा नहीं ऐसा नहीं है जो ये कह सके मुझे प्रॉब्लम्स नहीं नहीं है, है। हाँ, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। एग्ज़ैक्टली। उन प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखें और तमाम खवातीन को मैं ये मशवरा दूंगी कि आप अपने करीबी या तो कोई जिम ज्वाइन करें, आपके करीब कोई पार्क है वहाँ जाने का एक टाइम बनाएं। आपकी अपने पड़ोस में मोहल्ले हाँ, में सही बहुत बात सारी है। महफिलें होती हैं, हेल्दी आप एक्टिविटीज़ हैं। उनको अपनाइए। अब जैसे मेरे ही मोहल्ले में हुँ, महफिल हबीब के नाम से एक महफिल है, उसकी तमाम मेंबर्स हैं, पीर के पीर हम लोग सब जाते हैं, मैं भी उसमें जाती हूँ। 1 से डेढ़ घंटे की वो महफिल होती है, कुरान होता है, उसमें मुख्तलिफ माशा बातें होती हैं, हिदायत होती हैं, एक मसरूफियत होती है, आपको वहाँ जाना है, आपको तैयार होना है, लोगों से मिलना है। सबसे मिलना है, हाँ, बिल्कुल। और फिर कितनी मेन चीज़ें चीज़ आप ये होती शेयर है करते हैं। जी, कि एक दूसरे को समझें। जी, हुँ। आप लोग इंसान एक एक दूसरे को समाजी समझते नहीं। जानवर है। इसी पॉइंट से वापस आएँगे, ये जो शाहनज़ीर साहब ने आज बात कही ना, बड़ी दिल से आई है कि आप लोग एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, ये बात इन्होंने कही है। अब ये कौन किसको नहीं समझता और किसको क्या समझाना चाह रहे हैं, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और शाहनज़ीर साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि आजकल लोग हमें समझते नहीं हैं, एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, पता नहीं क्या बात कहने जा रहे थे। तो बात हमारा जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लैरिफ़ाई ज़रूर करना चाहती हूँ। जी। देखिए, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या चीज़ पसंद नापसंद, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम सिर्फ अपने मुफाद को देखते हैं। हुँ, मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अपने मुफाद को देखता हूँ। अरे आप दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीख लें, एक माफ़ी मांगना और एक माफ़ करना सीख लें, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, सही सही कह अब बात रहे है। हैं। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अपनी गलती को तस्लीम कर लिया करो। आप देखें, अगर कोई मसला इतना बड़ा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपके एक्सक्यूज़ करने से मसला हल हो जाता, आप एक्सक्यूज़ कर लें, जान छुड़ा लें, हुँ, हुँ। ख़त्म हो गई बात। ये जो एक्सप्लेन करना कि मैंने ये नहीं किया था, उसने ये किया था, ये किया था, आप जितना आप 1 घंटा लड़ रहे हैं, हुँ, आप 5 मिनट में माफ़ी माँग के बात ही ख़त्म कर सही लें। बात बात है, ख़त्म किसी कर भी लें, बात को सही। मेरी अना का वालदा, मसला नहीं बनाना आपा चाहिए। मेरी सुन लें, मेरे को जी, रोना सुनो आएगा। बोलिए। हाँ, आपकी वालदा? देखिए, मेरी वालदा, मेरे हालाँकि बच्चे बड़े-बड़े, उसके बावजूद मेरी वालदा मुझे डंडे से मारती थी हुँ, और मेरे वालिद साहब भी मारते थे, हुँ। ठीक है? और मैं पता है क्या करता था? अगर मेरी गलती हुई भी नहीं और मेरे इल्म में भी नहीं है कि मेरी गलती है कि नहीं है, और मैं यही कहता था, आइंदा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। तो बहुत बात अच्छी ख़त्म बात। हो गई। और जब मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में होते थे ना, डंडे से पिटाई करते थे मेरी, हुँ। तो मैं अपनी बेगम आगे कर लेता था। मैं कहता था, "इसे मार लो।" वो कहती थी, "इसे क्यों मारूँ?" मैंने कहा, "इसी ने वादा किया था तुम्हारे लिए जान दूँगी।" तो मेरे वालिद साहब मुझे गले लगा लेते थे, मेरी हाँ, वालदा भी लगा लेती थी। हुँ। अल्लाह इन दोनों को जन्नत नसीब करे, उनके लिए आमीन, ज़रूर दुआ कीजिए आप आमीन। लोग। तो अब वो नहीं है, वो हाँ, घर मौजूद है, मैं वहाँ जाता हूँ उस घर में, हालाँकि हुँ, मेरे अलग रहा हूँ, वो घर भाई रहते हैं वहाँ पे हुँ, मेरे, लेकिन मैं उनका कमरा देखने के लिए जाता रहता हूँ। हुँ। और उनकी एक याद होती है, क्योंकि हाँ, ये वालिदैन की देखिए ये सब एक चप्पल चीज़ें जो होती है ना बिल्कुल, कमरे के बाहर पड़ी होती है, उसके भी बड़ा वज़न होता है। सही मैं बात है। यकीन कीजिए, जब वालिदैन के साथ रह रहा था, मैं रात को अगर घर नहीं भी आता था, काम के सिलसिले में जाता था, मुझे फ़िक्र नहीं होती थी फ़िक्र कि नहीं मेरा होती वालिद थी। घर पे है, मेरी वालदा घर हाँ, पे है। लेकिन उनके इंतकाल के बाद अब मुझे फ़िक्र होती है, मेरा बाप घर पे नहीं है, अब मैंने ही देखना है। हुँ। सही बात है। तो बहुत माँ-बाप किस आपकी कितनी भी बहुत उम्र कदर हो और कीजिए आप लोग, माँ-बाप की बहुत कितनी कदर। भी उम्र हो, लेकिन ज़ाहिर है आपके ये वालिदैन गुस्सा जितना भी हाँ, करेंगे, हर लेकिन आपकी उम्र में बेइज़्ज़ती में नहीं होंगे हर वो। उम्र में हाँ, इंसान को हाँ, अपने आपा? वालिदैन की ज़रूरत होती है। आपा हुँ। वालिदैन जितने भी गुस्से में होंगे, आपको मारते होंगे, लेकिन आपकी बेइज़्ज़ती में नहीं होंगे वो। देखिए, एक चीज़ है ना जो कहते हैं कि ज़िंदगी में आपकी तरक्की से और आपकी कामयाबी से आजकल तो जिस तरह का दौर है, कोई खुश नहीं होता, बड़े कम लोग हैं जो खुश होते हैं। सिर्फ़ ये 2 हस्तियाँ हैं माँ और बाप, जो ये चाहती हैं कि ये मुझसे भी आगे निकल जाए, आगे ये निकलें। मुझसे भी बड़ा हो जाए, इसका बेशक, नाम मुझसे भी बड़ा हो जाए, इसका मयार मुझसे भी बड़ा हो जाए। बेशक। सिर्फ़ ये 2 वो लोग हैं जो आपके लिए ये चाहते हैं कि ये मुझसे भी अच्छा हो जाए। अदरवाइज़ तो
अल्लाह ताला अच्छे बहन भाई दे दे, अच्छे दोस्त दे दे तो क्या ही बात है। लेकिन आजकल के दौर बेशक। में जो कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है, उसमें कोई किसी को पनपता हुआ, फलता-फूलता हुआ देखता नहीं है। सिर्फ़ ये 2 वो लोग हैं जो समझते हैं कि जी हमसे भी कई गुना अच्छा हो जाए और वो खुश होते हैं। और उसकी नुसरत हर एक कामयाबी पे खुश होते हैं, हर अच्छा कामयाबी नुसरत असल एक में चीज़ और है, वालिदैन। छोटी-छोटी कामयाबियों पे, नुसरत एक चीज़ और छोटी-छोटी होती है, बातों पे। मेरे नाम को उल्टा कर लो ना तो मेरे अब्बू का नाम बन जाता है। अच्छा, मेरे वालिद साहब नज़ीर शाह, अच्छा, मैं शाह नज़ीर, अच्छा। ठीक है? तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि मेरे वालिद साहब बिरादरी के फ़ैसले करते थे। हुँ, वो काफ़ी ज़हीन आदमी थे। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुला के बोला, बोला कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इंसान माँ-बाप के नाम से पहचाने जाते हैं। हुँ, बोला मैं अपने बेटे के नाम से पहचाना जाता हूँ, हुँ। कि मैं शाह नज़ीर का वालिद हूँ। तो बोला मुझे बहुत खुशी होती और है। नहीं, नहीं, माँ-बाप बड़ी इस बात और अच्छी पर बात है। बड़ा यकीन फ़ख्र कीजिए महसूस बहुत, करते हैं बहुत। अगर उनकी तो औलाद बिल्कुल। किसी मुकाम बोला पर इतनी पहुँचे। मेहनत इतना लगाओ, मैंने कहा नहीं अब्बू, अगर आप मुझे इतना पीटते हुए स्कूल नहीं भेजते, आप मुझे यहाँ नहीं भेजते, आप मुझे हर जगह पे हिट नहीं करते, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं नहीं होते। पहुँचता। अच्छा वैसे हम यहाँ चेहरे की खूबसूरती और स्किन की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी इसका भी ताल्लुक है एक कि मिनट। माँ-बाप के साथ या ये दिल साफ होना, सच्चा होना, इसका असर आपके चेहरे पे और आपके ओवरऑल अपीयरेंस पे भी आता है। बिल्कुल। और अगर दिल में आपके कीना है या आप गेम्स करते हैं या और चीज़ें करते हैं, तो एक तो वो मैं तो नूर खत्म हमेशा हो जाता ये है चेहरे से। हाँ, नूर भी ख़त्म हो जाता है और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें इंसान जो अपने तौर से करता है कि मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो हो नहीं पाता क्योंकि अल्लाह ताला की जो प्लानिंग है ना, उससे आगे आपकी प्लानिंग हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो तो सकती, आप बिल्कुल। अपना सीधा-सीधा चलें, जो है जैसे है की बुनियाद पे तो उसमें कामयाबी के ज़्यादा बहुत मुझे चांसेस हैं। खूबसूरत लगती है एक बात, ना जाने किसकी कही हुँ, हुई है, मैंने कई बार पढ़ी, कई बार सुनी, कि अपनी परेशानियों से कह दो हुँ। कि इनको हल करने वाला बहुत बड़ा है। बेशक, बेशक। कितनी खूबसूरत बात है कि हम अपनी हुँ, किसी हुँ। भी परेशानी में परेशान होने वाले कौन होते हैं? हुँ, हुँ। हमारा रब है, जो बेशक, हमारे हर काम का, सुभान अल्लाह। हमारे हर मसले का हल जानता है। बेशक। सब कुछ अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दें तो आपका दिल और दिमाग बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा। लोगों के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा हुँ, करें। हुँ। शाह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि माफ़ करने का और करवाने का जज्बा अपने अंदर पैदा कर लें, अपनी अना को ख़त्म कर दें, हुँ, हुँ। तो हमसे खूबसूरत कोई नहीं। और चेहरा इंसान की पहचान होता है। देखिए, जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो अपने चेहरों से हाँ, पहचाने पहचाने जाते हैं। जाते हैं। चेहरे पर अच्छे लोग, आना शुरू हो जाता है वक़्त के साथ-साथ। जो अच्छे लोग होते हैं, हाँ, हम उनके चेहरों से उन्हें याद करते हैं, कितना प्यारा चेहरा है उनका, नूरानी कितना चेहरा। नूरानी चेहरा, कहते हैं ना। तो जो हमारे किरदार होता है, जो हमारा अमल होता है, वो हमारे चेहरे पर आता है और बिल्कुल। वही अच्छा हमारी नुसरत शख्सियत एक की अच्छा चीज़ नमाज़ी बताऊँगा, करता है। उपटन हर घर में लगा रहे हैं जी, आजकल। आपने जी। देखा होगा लोग उपटन लगा रहे होते हैं। अच्छा बाज़ लोग कहते हैं हमारे हाथों के नक्ल्स जो हैं वो ब्लैक हो रहे होते हुँ, हैं, हुँ। पाँव के पंजे ब्लैक हो रहे होते हैं। तो आप उपटन से ही किस तरह करेंगे? आपने लेना है अनार के फूल। हुँ, अनार के फूल 20 ग्राम ले लें हुँ, और हुस्न यूसुफ 20 ग्राम, हुँ। आकाश बेल 20 ग्राम, इसमें 50 ग्राम उपटन मिला लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में, दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के अपने हाथ पाँव पे लगाएं 15-20 मिनट, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें 1 मिनट और फिर धो लें आप। आपको पहली एप्लीकेशन में फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये कुछ दिन यूज़ कर लें, रोज़ाना करें और जब बिल्कुल साफ़ हो जाए तो रोक दीजिए, दोबारा आपके नकल्स ब्लैक नहीं होंगे। अरे वाह! क्या बात है। अच्छा आम का सीज़न भी क्योंकि ज़ाहिर है अब आम की आमद ही हुँ, है। हुँ, हुँ। तो आम खाने से या आम का छिलके का इस्तेमाल करने से क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं? क्योंकि लोग खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा वज़न बहुत बढ़ गया। आम जो है उसमें बड़ी मिठास है, हमारा वज़न बढ़ गया। जबकि मैंने तो ये भी सुना है कि मैंगो डाइट्स भी होती हैं, लोग तो वेट लूज़ भी करते हैं आम खाने से। बिल्कुल आप सही कहती हैं कि आम बहुत ही फ़ायदेमंद हुँ, चीज़ है और आम के लिए मिसाल भी है कि आम के आम और गुठलियों के दाम। हुँ। वो इसीलिए कि आम इंसान के बॉडी में खून बनाने का सबसे अहम और आसान ज़रिया है। सही। जिन जो लोग खून की कमी का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि अब बेपनाह आम का इस्तेमाल करें, लेकिन यानी आम का मिल्क शेक बना के, खाली आम आम खा लेने से आपके मैदे में हिद्दत पैदा हो ठीक जाती है है। और मैदे में हिद्दत पैदा हो जाने की वजह से दाने निकल आते हैं, हुँ, चेहरे हुँ। पर एक्नी हो जाती है, बीमारियां जन्म देती हैं। हर चीज़ को आप मोतदिल अंदाज से अपनाइए। आम के छिलके आप इस्तेमाल, आम का पूरा गूदा खा लिया, आम की गुठली धोकर सूखने के लिए रख दीजिए कि वो हेयर कलर बनाने के लिए बेमिसाल किरदार अदा करती है। अच्छा! जी,
आम की गुठली, जिसको सही। आम की बिजली भी कहते हैं। सारी गुठलियाँ आम खाने के बाद धोकर और अपनी छत पर डाल दीजिए या किसी धूप में डाल दीजिए, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद उनको तोड़ लीजिए, वो एक बेहतरीन हेयर कलर बनेगा। जब आप उसको तोड़ लें और उसको तेल में पका लें, बालों को काला करने के लिए बेहतरीन और अच्छा, लाजवाब तेल है। इसके अलावा आम खाने के बाद उसके बस तमाम उसको वो सिर्फ पाउडर बना के तेल में पका लें बस? नहीं, पाउडर भी ना बनाएं, हाँ। तोड़ लें उसकी अच्छा, और गुठली को। बस वो कौन बिल्कुल से वाइट तेल में? कलर की होगी, बिल्कुल वाइट कलर की होगी, हुँ, उसको बिजली कहते हैं, वाइट कलर की है। बस आप उसको लें और निकाल लें, वो आपके निकालते निकालते हुँ, एक दो हुँ, दिन में बिल्कुल काले रंग की हो जाएगी। हुँ, उसके अंदर इतना ज़्यादा आयरन होता है। और उसको सरसों के तेल में पका लें, तिलों के तेल में पका लें, आंवले के तेल में पका लें, ये आपके ऊपर है, किसी हुँ, भी हुँ। तेल में पकाएं। जिन लोगों को बाल वाइट होने की प्रॉब्लम है, अल्लाह के फजल से, जैसे बास घरों में बच्चों के भी बाल जी, वक्त से जी, जी, पहले वाइट जी। हो जाते हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं। या उम्र से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, वो आम की गुठली का तेल पकाएं। और इस तेल को खूब अच्छी तरह, जब ये गुठलियाँ तेल में पक जाएं, हुँ, जल जाएंगी, वो नज़र आ जाएंगी, उस वक्त चूल्हा बंद कर दें। ठंडा होने पर तेल को छान कर इस्तेमाल करें, किसी बॉटल में रख लें। और यही तेल अपने बच्चों के, अपने घर के बुजुर्गों के, सही, आप ये खुद इस्तेमाल लगाएं। करें तो इसमें सही जो कम उम्री में ग्रे हेयर हो रहे होते उनके हैं वो बाल कुदरती तौर पर काला होना अच्छा, शुरू हो शुरू हो जाएंगे। जाएँगे। और जो आम के छिलके हैं, खाने के बाद उनको अच्छी तरीके से हुँ, धो लें, उनको भी सूखने के लिए छोड़ दीजिए। जब वो सूख जाएं तो उनका पाउडर बना लीजिए। और आमचूर बन जाती है। बेहतरीन किस्म का आमचूर। वैसे तो आम का मीठा भी एक 1-2 ऐसे ज़बरदस्त बनते हैं कि क्या कहने और शेक्स और आम से रिलेटेड मैंगो डिलाइट क्या-क्या होता है, वो बहुत। बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं कुछ बोलूँ? हाँ जी, बिल्कुल अब आपने ही बोलना है क्योंकि अब ये सेगमेंट क्लोज़ हो रहा है, तो प्लीज़ आप बोलिए। जी, बड़ी आप बोलिए, मेहरबानी। हम चुप हैं, हम जा रहे हाँ, हैं। तो इसमें जिस तरीके से अभी आपा ने बताया हुँ, आम की गुठली के बारे में, देखिए आम की गुठली आप ले लें 50 ग्राम, 50 ग्राम गुड़ मार-बूटी और 50 ग्राम जामुन की गुठली मिला लें, पाउडर बनाएँ। उन लोगों के लिए जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, आप अपनी शुगर की दवाएँ अपने डॉक्टर के मशवरे से रद्दो-बदल कीजिए और साथ में ये इस्तेमाल कीजिए आम की गुठली का मगज़ और उसका पाउडर बना लें, उसमें जामुन की गुठली और गुड़ मार-बूटी हुँ, 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बनाएँ, सुबह-शाम 1-1 चम्मच लें। पानी के साथ आप देखिएगा शुगर भी कंट्रोल होगी, हाथ-पाँव की जलन भी दूर होगी और हाथ-पाँव में खिंचाव महसूस होता है, वो भी चीज़ दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज़, आम का पेड़ होता है घना, हुँ, इसी तरह आपके बाल भी घने हो जाएँगे। हुँ, वो इस तरह होंगे, आम के सिर्फ़ 2 पत्ते ले लें आप, सही। 2 पत्ते आम के, 1 पाव नारियल का तेल हो, अगर नारियल का तेल आपको सूट नहीं करता, आप तिल का तेल ले लें, हुँ, उसमें 2 पत्ते डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ठीक ये है। तेल आप अपने बालों पे लगवाइए, आपके बालों का वॉल्यूम भी बनेगा और बाल बाल घने भी होंगे अच्छा ये जो और आम लंबे भी होंगे। आम के पेड़ के बस आम 2 के 2 पेड़ पत्ते सिर्फ़ 2 ऐसे आप पत्ते तोड़ ले के लें, लाएँ और उसमें रखें तोड़ लें, गलियों में बल्कि लगे हुए धूप आम में के। रखने से इसमें विटामिन डी भी आ विटामिन जाएगा डी ना? भी आ जाता है और ये इसकी इसको आमेज़ेज़ भी आ शीशे की जाती है। बॉटल में रखना शीशे की ज़रूरी है। बोतल में या किसी अच्छे बर्तन में डाल के आप रख लें हुँ, और फिर उसके बाद इसे आप बॉटल में भर यूजुअली लें। यानी प्लास्टिक में ना रखें नहीं, ना? नहीं, ज़रूरी नहीं है नहीं, प्लास्टिक हाँ, में रखना। शीशे की ये बॉटल शीशे में की रखना बॉटल जो बेस्ट है रहता है। ये ज़्यादा बेहतर लेकिन इसको कहा आपकी जाता है। सोच से भी ज़्यादा बेहतर बाल होंगे आपके। या ठीक लोहे के बर्तन में रखें, यानी अच्छा। जिसमें जंग होता है ना, उसमें रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ठीक है विद दैट बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का और अभी हमारा आगे भी सेगमेंट है जो मैंने आपको पहले बताया बड़ा उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप दोनों ने भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई और अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल करके हम कितना इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, एक ब्रेक उसके बाद हम वापस आते हैं और कम उम्री में शादियाँ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस्लामिक लॉ क्या कहता है और हमारे बच्चे और बच्चियों के ज़हन में क्या चल रहा है, माँ-बाप उससे इत्तेफ़ाक करते हैं या नहीं करते या उन्हें क्या करना चाहिए? ये ओवरऑल हमारी डिस्कशन का टॉपिक होगा राइट आफ्टर द ब्रेक। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रबी जल्ला
माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्ला माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इलाहा इल्लल्लाह। और बहुत सी खूबसूरत शेर है कि सना गो पत्ता पत्ता है सना गो पत्ता पत्ता है या खुदाया दम बदम तेरा जमीनो आसमां तेरे हैं ये मौजूद अदम तेरा दुनिया में तेरा खाकर तेरे शिकवे करे यारब ताजुब है कि हम पर भी रहे लुत्फ करम तेरा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये आपने आवाज़ सुनी मोहम्मद मिनआम की, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह आपका कलाम जिस तरह आपने पेश किया, अल्लाह ताला आपके हर लफ्ज़ को और इस अकीदत को, इस नीयत को कबूल व मंजूर फरमाए। इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही संजीदा टॉपिक, और पिछले कुछ दिनों से लोग सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। केसेस भी जो आपने देखा टेलीविज़न पर आए हैं, और किस तरह से आए हैं कि बच्चियां अपना घर छोड़ के गई हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद पता चला है कि जी इन्होंने निकाह कर लिया है। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं एक इदारे से CPLC से मुंसलिक रही हूँ, और बहुत सारे केसेस हमारी नज़रों के सामने आते रहे हैं। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं हैं, अक्सर बार लड़के भी हैं जो कम उम्री में घर छोड़कर चले जाते हैं। माँ बाप की ट्रेनिंग के हवाले से, एक ओवरऑल साइकोलॉजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल कंडीशन के हवाले से तो बहस अपनी जगह चल ही रही है, उस पर गुफ्तगू शनीद भी होती रहती है, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में आगे इस बारे में मज़ीद वजाहत करें, बात करें, और अगर कोई ट्रेनिंग सेशन हो सकता है तो उसे भी कंडक्ट करवाएं। लेकिन इस वक्त हम दीन हमारा क्या कहता है, क्योंकि ले दे के हर चीज़ सुन सुना के जिस बात पे हम आके रुकते हैं वो हमारा दीन है, और दीन इस्लाम किस तरह से हमें बताता है इस बारे में, क्या अहसन तरीका है लड़के लड़कियों की शादी के हवाले से, लड़के लड़कियों को भी क्या समझने की ज़रूरत है, क्या वालिदैन की आरा कोई अहमियत नहीं रखती, क्या बलूगत या 18 साल की उम्र जिस तरह पाकिस्तान के कानून में है, अगर ये आप उम्र तक पहुंच जाते हैं तो आपको किसी की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना हाफिज़ मज़हरुल हक साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो 18 साल की उम्र उसमें तय की गई है, लेकिन इस्लामी कवानीन कुछ और हैं। जो इस वक्त मामलात हो रहे हैं उसमें हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि औलाद का और वालिदैन का जो ताल्लुक़ है उसके फ़वाइद व समारात और बरक़ात की सूरत में मिल सकते हैं कि हम कुरान और सुन्नत के बतलाए हुए उसूल और क़वानीन के मुताबिक इस रिश्ते और इस ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करें। जी। बचपन से ही हमें अपनी औलाद की तरबियत और उसकी निगहदाश्त का हुँ। और उनकी देखभाल का हुक्म कुरान और सुन्नत में और शरीयत इस्लामिया में दिया गया। जी। अगर हम उसके मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत करते हैं तो ज़ाहिर है कि वो एक पुख्ता उम्र तक और बुलूगत की उम्र तक जब पहुँचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सीख चुके होते हैं और अपने माँ बाप से जो उनके तजर्बात हैं वो जब हासिल कर चुके होते हैं तो उन्हें अच्छे और बुरे की खासी तमीज़ आ जाती है। हदीस मुबारक में है कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता जी। है और उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं, जी, जी, जी। लेकिन बेसिकली वो फितरत इस्लाम पर ही पैदा होता है। अब जो बच्चा अल्लाह ताला ने दुनिया में भेज दिया है तो अब माँ बाप की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि उसकी तरबियत उन्हीं उसूलों के मुताबिक करें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम सल्लल्लाहु फरमाएँ। अलैहि वसल्लम। और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ा जाए, कुरान और सुन्नत से रिश्ता जोड़ा जाए। और हदीस मुबारक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तो असल में ये एक ऐसा निज़ाम हमें दिया गया है कि ऑटोमेटिकली अगर इसको फॉलो किया जाता है तो फिर इस तरह के मसाइल जो आज माशरती एतबार से जी। हमारे सामने हैं तो उसका नामो निशान भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। हुँ। यही वजह थी कि कुरून उला के मुसलमान, चूँकि वो सिर्फ़ नाम के मुसलमान नहीं थे बल्कि इस्लाम पर अमल करते थे जी। और कुरान पढ़ते भी थे, तदब्बुर भी करते थे और फिर अपने बच्चों की और अपनी नस्लों की तरबियत ऐसी करते थे हुँ। कि उनकी नस्लें जब परवान चढ़ती थी तो वो भी दीन इस्लाम की एक अलमबरदार बनती थीं और वो सही। हादी रहबर और रहनुमा बना करते थे। हुँ। जो मसाइल हमारे सामने माह रमज़ान मुबारक माह सियाम में एक बच्ची के हवाले से आए और उसके अलावा भी ये हुँ। 2 सिलसिला और चलता किस्म रहता है जी। मुल्क पाकिस्तान में, ये एक बड़ा हसास उन्वान है और बुनियादी तौर पर इस सब का माखज़ और मुहर्रिक भी अगर हम देखें तो वो तरबियत का फ़ुक़दान है और माँ बाप का अपनी औलादों के साथ वो रब्त और वो ताल्लुक़ ना होना और माँ बाप के पास उनको देने के लिए वक्त ही नहीं है, जी। उनके साथ बैठने के लिए, उनकी सुनने के लिए, उनको सिखाने के लिए। तो ये जो दूरियां पैदा हो रही हैं हुँ। और बच्चे तन्हाई का शिकार होकर अपना वक्त इंटरनेट पर और जी। स्मार्टफोन पर और ऐसी डिवाइसेस पर सर्फ कर रहे हैं तो फिर जो कुछ उसमें उनको दिखाई दे रहा है और नज़र आ रहा है वो समझते हैं कि यही हमारे दिल की मर्ज़ी के मुताबिक है, यही जी। हमारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक है। जी। और इंसान इस बारे में बड़ा हरीस है कि उसके दिल में कोई चीज़ बैठ जाए और नफ्स की कोई ख्वाहिश हो तो वो कहता बस इसकी फ़ौरन तकमील होनी चाहिए। हुँ। तो अगर तरबियत ना नहीं होगी तो फिर ऐसे मसाइल दरपेश होंगे। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात का फ़ायदा उठाते हुए मौलाना साहब ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वालिद ने बार-बार एक गेम का ज़िक्र किया कि जी इस गेम में दोस्ती हुई, और ये जितने भी अब एक्सपेंसिव और नए-नए गेम्स आ रहे हैं, जिस तरह और भी गेम्स हैं, फ़ोर्टनाइट है, फिर ये पबजी है, उन्होंने क्लैश ऑफ क्लैंस की बात की, और भी दीगर गेम्स हैं जिसका नाम मेरे ज़हन से इस वक़्त निकल रहा है। ये ऑनलाइन गेम्स भी हैं और इसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जो शख्स बैठा हुआ है उससे कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो। और जब बच्चे बात करते हैं उनसे, कुछ तो चैट्स भी कर रहे होते हैं, कुछ बात भी कर रहे होते हैं। तो जब बात कर रहे होते हैं, मुझे इस बात पे हैरत होती है कि जब आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या आप उससे पूछते नहीं हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? या फिर वो किसी ऐसे कोने में छुप के ये गेम खेल रहे होते हैं, कमरे बंद होते हैं, आप कहीं और होते हैं, आपको कैसे नहीं पता चलता कि ये बच्चे जब किसी से बात कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी ये गेम खेल रहे होते हैं? ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। आजकल हर बच्चा ही गेम्स में लगा हुआ होता है और वो बात कर रहे होते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि ये किससे बात कर रहे हैं,
क्या बात करें। अगर गेम के दौरान इतनी लंबी डिस्कशन हुई है और एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, तो मैं मौलाना साहब की इस बात की तायीद यहाँ यूँ करना चाहूँगी, गो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब हम पेरेंट्स के बारे में कहते हैं कि जी उनकी तरफ से नेग्लिजेंसी हुई है, लेकिन आप उस वक़्त कहाँ थे? जब गेम के दौरान ये तसलसल चल रहा था और ये बातचीत हो रही थी, क्योंकि ये ओवर द नाइट तो नहीं हो गया, ये तो इसको वक़्त लगा होगा। तो कुछ चीज़ें माँ-बाप के एंड पे बहुत ज़रूरी हैं कि वो इसको सोचें कि कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमारा बच्चा हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है और वो क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है और हम उसके लिए वहाँ मौजूद नहीं हैं। इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएँगे, एक ब्रेक यहाँ आ गया, उसके बाद हम हाज़िर आपके सामने होते हैं। वेलकम बैक। आज हम अपने मुआशरे के उस पहलू के हवाले से बात कर रहे हैं जहाँ दुख है, शर्मिंदगी है, एहसास है और हम ये चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि कोई इस इस दौर से, इस राह से दोबारा ना गुजरे। लेकिन ये केसेस वो हैं जो मीडिया पर आए हैं, तो आपको पता चला है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में रोज़ाना के बेसिस पे 4-5 केसेस मुख्तलिफ इदारों में रिपोर्ट होते हैं जहां बच्चियां या बच्चे अपने घर छोड़कर चले जाते हैं। इट्स हाई टाइम कि हम उनको भी आगाह करें, उनके वालिदैन को भी आगाह करें। पहले तो ये बात भी ज़रा मौलाना साहब हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जब ये बच्चियां गायब होती हैं और हमारे पास निकाहनामा भेज दिया जाता है कि जी मैंने निकाह कर लिया, फ़लाँ फ़लाँ से शादी कर लिया, अब मुझे कोई परेशान ना करे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ आईडी कार्ड बनता है 18 साल की उम्र में, और निकाह करना जो हम अगर इस्लामी पस मंज़र में देखें तो ज़ाहिर है उसके लिए जो शराइत हैं वो बच्चे कहते हैं कि वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं, तो हम निकाह कर सकते हैं। तो क्या ये निकाह मुकम्मल है या ये फ़रसुदा है? जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस सवाल से पहले थोड़ा सा पस मंज़र हमें समझना होगा जी, कि जिस उम्र में बच्चों को ये पता है कि हम माँ बाप से, घर वालों से दूर भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, शादी कर लेंगे और बाआसानी हमें प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, जी, लेकिन उनको दीन की बुनियादी बातों का पता नहीं है, जी, दीन के उसूलियात का इल्म नहीं है। निकाह का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन तो नहीं है, हुँ, शहवत रानी के लिए तो नहीं है। निकाह से पहले भी तो बहुत सारे मराहिल से गुज़रते हुए बंदा जब इस उम्र तक और इस एज तक आता है, तो वो उसके अंदर अगर वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर यहाँ तक पहुँचा है तो अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा हो चुका होता है, उसके अंदर तकवा का चिराग रोशन हो चुका होता है और उसे ये तो पता हो जाता है कि मैं कहाँ पर जुल्म कर दूँगा और कहाँ ज़्यादती होगी और कहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी वाले काम में मुब्तला हो जाऊँगा। तो ये सब कुछ वालिदैन की गफलत का नतीजा है और बदकिस्मती से हमारा मुआशरा जिस जी, बिगाड़ की तरफ जा रहा है, तो उसमें सिर्फ हम माँ बाप को मोरिद इल्ज़ाम ठहराकर भी बरी ज़िम्मा नहीं हो जी, सकते। बिल्कुल सही फरमाया। पूरा सर्कल बन चुका है, ये हमारा आइली ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया है, बेहयाई का जो सिलसिला जारी और सारी है, ख़ानदान इकाइयों में तकसीम हो चुके हैं। हुँ, ख़ानदान जब मारिद वजूद में होता है तो घर के बड़े बूढ़े चचा ताया ये छोटे बच्चों पर नज़र रखते हैं और वो हुँ, अगर वो बच्चे कोई गलत हरकत करते हुए दिखाई देते हैं तो वो फ़ौरन उनको टोकते हैं। जी, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत का एजाज़ यह है कि फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाला गया है। हुँ, क्या करते हो? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। जी, सही। तो जब तक ख़ानदान में बड़े बूढ़े हुँ, नेकी का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे, तो इस तरह के केसेस हमारे सामने नहीं आते थे और एक शख्सियत परवान चढ़ती थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है अदालती निकाह का, तो इसके बारे में देखिए इस्लाम में तो निकाह के लिए बुलूगत का होना शर्त है। जी, लड़का और लड़की जब बालिग हो जाएं तो इस्लाम उनको निकाह की इजाज़त दे देता है। हुँ, लेकिन हमारे कानून में 18 साल की उम्र की एक क़ैद लगाई गई है ताकि कुछ समझदारी आ जाए, जी, सूझबूझ आ जाए। इसलिए कि 15 बरस की उम्र में भी लड़का और लड़की जो है वो मैच्योर नहीं हो जी, पाते, जी, अ, असल तालीम से दूर होने की वजह से, दीन से दूर होने की वजह से। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर बालिग हो जाएं और माँ बाप शादी ना करें और वो कहीं दूसरी जगह करना चाह रहे हों
तो ये स्टेप उठा लिया जाए और इसका सहारा लेकर माँ बाप के मुंह पर कालिक मल दी जाए और उनके एहसानात को फरामोश कर दिया जाए और पूरे ख़ानदान के दिल को ठेस पहुंचा दी जाए और बदनामी का दाग लगा दिया जाए। इस्लाम निकाह की जो इजाज़त देता है, तो निकाह का तो मफ़हूम बड़ा सादा सा है, अन्निकाह यनअक़िदु बिल इजाब वल क़बूल। निकाह इजाब और कबूल के साथ मुनक़िद हो जाता है। ठीक। शरई गवाहों की मौजूदगी हो, इजाब और कबूल हो जाए तो निकाह का इनेकाद हो जाता है। लेकिन एक है कानून और एक है उसको अदायगी का तरीक़ा, एक जी। है उसके आदाब, जी। एक है कि उसको निभाया किस तरह जाए। तो वो शादी कि जो कोर्ट के ज़रिए से की जाती है, वो निकाह जो भाग कर किया जाता है, तो वो फिर मुस्तकबिल में जो है कुछ अच्छे नताइज उसके मुरतब नहीं होते हैं और ये जी। चीज़ें तजुर्बा से साबित हो चुकी हैं। इसलिए कि एक लड़का आपने अपने लिए चुन लिया है हुँ। और उसका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है, एक गेम में आपकी उससे दोस्ती हो गई है या किसी और ज़रिए जी। से आपका उससे और राब्ता वो और भी कनेक्शन कायम हो गया। अक्सर लड़के भी बहुत कम उम्र हैं कि बिल्कुल और वो भी दोनों मैच्योर नहीं हैं। फिर ये जो आपको एक ज़ाहिर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए एक फ़ाइनेंस की ज़रूरत है, जॉब की ज़रूरत है, कोई मुआशी आपकी कहीं न कहीं तो स्टैंडिंग होगी, या वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती फिर बिल्कुल, इस तरह के बिल्कुल। मैं मामलात यही में। अर्ज़ कर रहा हूँ कि निकाह के आदाब भी तो हमें हुँ, बतलाए गए हुँ। हैं। निकाह लड़का और लड़की के दरमियान एक ऐसा लतीफ़ रिश्ता है, दोनों के एक हो जाने का नाम है। हुँ। लेकिन अगर जल्दबाज़ी में ये फ़ैसला किया जाए, माँ-बाप की दुआएँ शामिल ना हों, बड़े बूढ़े मौजूद ना हों, तो फिर यही होता है कि जब असल शक्ल और सूरत सामने आती है और दोनों तरफ से हो सकती है। जी। हो सकता है कि वो लड़का इसके साथ दरोगोई करता रहा हो और अपनी हैसियत कुछ बताता रहा हुँ, हो हुँ। और हो सकता है कि ये लड़की उसके साथ दरोगोई करती रही हो। इसलिए कि जब हम अल्लाह तबारक व तआला से बेखौफ हो जाते हैं, तो फिर शैतान का मुकम्मल दखल और ठीक। खलल अच्छा का हम मौलाना शिकार साहब होते हैं। ये भी बात बताइए, देखिए ये तो जो केसेस आए ये तो वालदेन जो भी कह रहे हैं 14 साल है, 15 साल है, 17 साल है, मुख्तलिफ लड़कियों के ऐसी भी केसेस आते हैं जहां लड़की की उम्र मुनासिब है, ठीक है, या शादी के लायक हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल 20 21 22 साल है और माँ बाप शादी नहीं करना चाह रहे होते, या जहां पसंद होती है वहां शादी नहीं करना चाह रहे होते। वालिदैन को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि सिर्फ अपनी अना की बुनियाद पे, अगर कोई मेजर मसला उनको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जी क्योंकि मेरी अना है, बेटी ने क्यों पसंद किया, हमें पसंद करना था, या हमारी नज़र में कोई लड़का है, उसी से ही शादी होनी चाहिए, तो ऐसे वालिदैन को आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या एक इंसान की हैसियत से एक बच्ची की अपनी कोई राय हो सकती है, उसका कोई हक हो सकता है, माँ बाप इतने इंतहाई कदम की तरफ ना जाए बच्चा, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल माँ-बाप का भी पूरा कसूर होता है। अगर औलाद जवान हो गई है और वो निकाह के काबिल हो गए हैं और निकाह हो जाने के बाद जो हुकूक लाजिम होते हैं जानिबैन से, जी। उसकी अदायगी का भी बंदोबस्त है। यानी मिसाल के तौर पर लड़का और लड़की ने निकाह तो कर लिया है, हुँ। कोर्ट मैरिज कर ली है, निकाह मुनक़िद हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर वो लड़का उसके कुफ़ का नहीं हुआ, उसके हुँ। मुकाबले का उसके जी, जी। हमपिल्ला नहीं है, तो फिर माँ-बाप को इजाज़त दी गई है कि वो अगर चाहें तो इस निकाह को ख़त्म भी कर सकते हैं। अच्छा, यानी अलल इतलाक़ सही। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज हो गई है, तो हर सूरत में वो बरक़रार रखी जाएगी, क्योंकि ठीक। ये तो जल्दबाज़ी के फ़ैसले हैं और इस उम्र में ज़ाहिर है कि समझ-बूझ इतनी होती नहीं है। हुँ, तो अगर लड़का उसके कुफ़ का नहीं है, हुँ, उसकी हैसियत दीन में, माल में, हसब नसब में हुँ। उस लड़की जैसी नहीं है, तो फिर इजाज़त है माँ-बाप के लिए, ये रुख़सत फ़ुक़हा किराम ने लिखा हुआ है फ़िक़्ह की किताबों में, कि फिर इस निकाह को माँ-बाप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। एक लेकिन ब्रेक मौलाना साहब यहाँ पर आया है, इस बात को हम मुकम्मल ब्रेक के बाद करेंगे, और ये जो बराबरी की बात है ना, जिसमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके बराबर है या नहीं, इसमें कौन-कौन से जुज़ हैं? ज़रा इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। वैसे भी जो लोग रिश्ते करते हैं और बराबरी की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ तो बराबरी सिर्फ़ एक अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस को समझा जाता है। तो बराबरी आखिर लड़के-लड़की की या ख़ानदान की किस तरह से अख़ज़ की जा सकती है, इसके बारे में भी हम बताएँगे। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी उठा
पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सना खां भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर बाद हम इनसे ज़रूर मनकबत या नात जो ये हमें सुनाना चाहें ज़रूर सुनेंगे। मौलाना हाफ़िज़ मज़हरुल हक से हम मुख्तलिफ़ सवालात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जो पॉइंट था कि हम जब रिश्ते तय करते हैं या हस्ब नस्ब की बात करते हैं तो उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटस ही सिर्फ देख रहे होते हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दीन क्या कहता है, बराबरी एक्चुअली किस बात को कहा जाता है। ये मौलाना साहब ज़रा हमारे लिए इसको वज़ा कीजिएगा। इससे कबल भी एक अहम सवाल था, उस पर मैं मुख्तसर कलाम करके फिर इसको जोड़ता हूँ कि वालिदैन का खामखा शादी में ताख़ीर करना, जी। कि लड़का या लड़की दोनों शादी की उम्र को पहुँच गए हैं लेकिन वालिदैन उसको अब बग़ैर किसी शरई उज़ुर के और बिला वजह ताख़ीर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो ये उनके हक़ में यानी औलाद के हक़ में ख़यानत का एक अमल है। हुँ। तो फिर यहीं से एक ज़हनियत जो परवान चढ़ती है बगावत की तरफ और फिर इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अगर लड़का और लड़की इस उम्र को पहुँच गए हैं और कोई मुनासिब रिश्ता हो गया है और दिल का मैलान किसी तरफ हो जाए तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। हुँ। हाँ, इसको अगर आगे हम निकाह के बग़ैर किसी ताल्लुक़ की तरफ लेकर जाते हैं तो फिर गुनाह दर गुनाह और फिर ये बढ़ता चला जाता है सिलसिला। तो माँ बाप को चाहिए कि इसमें ताख़ीर ना करें, और अगर लड़कियों मुनासिब को भी रिश्ता है। इजाज़त है ना और पसंदीदगी की। जी बिल्कुल, इस्लाम ने हुँ। सब के हुकूक मुतय्यन किए हैं, उनको भी इजाज़त है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है ये कि जी लड़का गैर कुफ़ में हो हुँ। और उसमें हम सिर्फ़ एक चीज़ को देखते हैं और उसको मरकज़ और महवर बनाते हैं कि भाई उसकी माली हैसियत क्या है। जी। तो बदकिस्मती से तो हम ज़ाहिर परस्त हो चुके हैं और मुसलमान इस्लाम पर अमल करने के मामले में इंतहाई कमज़ोर वाक़ होते चले जा रहे हैं और उसी वजह से दीन से दूरी जब आती है तो फिर इस तरह के अलाइक़ और मसाइब में हम मुब्तला होते चले जाते हैं। हमारी तारीख़ यही बतलाती है हुँ। कि जब अपने असलाफ़ के तर्ज़ को छोड़ देते हैं, अपने बुज़ुर्गों से रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हम ही स्टैंड लेने वाले होते हैं, हम ही सोचने वाले होते हैं और हम ही फ़ैसला करने वाले होते हैं, फिर हम ही भुगतने वाले होते हैं। हुँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहली बात तो ये समझें कि अगर हम कोई मामला करने जाते हैं तो फिर हमारे लिए दीन का एक उसूल है कि हम उसके बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर लें। सही। एक डॉक्टर बड़ी जद्दोजहद के बाद और बड़ी तगोतास के बाद और मेहनत शाक़ा कर कर इस मंजिल पर पहुंचता है कि बिल्कुल, वो लोगों के बिल्कुल। अमराज का इलाज करता है। लेकिन वो ख़ुद भी नीम हकीम हो, नीम तबीब हो हुँ। और फिर लोगों की बीमारियों का इलाज करने बैठ जाए तो उससे मर्ज़ बढ़ता है, कम घटता नहीं नहीं है होता। और कम जी। नहीं होता। अगर कोई तिजारत करना चाहता है तो उसको तिजारत के मुताल्लिक़ आगाही हासिल करना सही, लाज़िम हो जाती है सही। कि शरीयत में तिजारत के उसूल क्या है, कहीं पर चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं सूद तो नहीं हो हुँ। जाएगा और हराम और हलाल की तमीज़, जायज़ और नाजायज़ ज़राए, ये सब कुछ सीखना लाज़िम है। इसी तरह निकाह करने जब जा रहे हैं तो निकाह के बारे में भी तो मुकम्मल मालूमात का हासिल होना और क्योंकि उसके हमारे बारे में पास आगाही मौलाना लेना साहब ज़रूरी है। आप का बयान तो बहुत ही मुफ़ीद है। वक़्त क्योंकि हमारे पास कम है तो मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आज आप बता दीजिए कि किन चीज़ों का देखा जाना लाज़मी है? देखिए, हमें ये बतलाया गया है कि जब हम अ, लड़का और लड़की के दरमियान निकाह का ताल्लुक़ कायम करें तो उसमें हम दीन को देखें। ठीक है। सबसे पहले मुक़द्दम हमारा दीन है, इस्लाम है कि उसकी दीनी हैसियत क्या है। हुँ। इसलिए कि आपके हुकूक की अदायगी का ताल्लुक़ उसके माल से नहीं है और उसके ज़ाहिरी अहवाल से या उसके स्टेटस से नहीं है, बल्कि हुकूक की अदायगी वही करेगा कि जिसके अंदर दीन रासिख़ है, सही। खौफ़ खुदा है और वो कुरान और सुन्नत को समझता है। तो हमें दीनदारी देखनी चाहिए, परहेज़गारी देखनी चाहिए, उसका इस्लाम देखना चाहिए। यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि कुफ़्र में एक जुज़ ये भी है कि दोनों के इस्लाम की हैसियत भी एक जैसी होनी चाहिए। हुँ। यानी उस लड़की के माँ बाप 2 पुश्तों से अगर 3 पुश्तों से मुसलमान हैं और ये ताज़ा ताज़ा इस्लाम में आया है हुँ। तो इसको भी वजह बतलाया गया कि ये गैर कुफ़्र हो जाएगा, इसलिए कि इसकी इस्लामी हैसियत भी वही नहीं है। सही। इसलिए इसका बैकग्राउंड तो जद्दी पुश्ती इस्लाम का जी, चला आ रहा जी। है और ये
अभी ताज़ा इस्लाम में आया है, तो ज़ाहिर है कि इस्लाम को समझने के एतबार से और अमल करने के एतबार से तो ज़्यादा मौजू ये लड़की है कि इसका बैकग्राउंड इस्लामी रहा है और जद्दी पुश्ती है इस्लामी है। सही, ठीक, तो दीन को देखा जाए, उसके अखलाक को देखा जाए, राइट, किरदार को देखा जाए, और अगर ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज कर कर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसके बड़े भयानक नताइज नताइज होते होते हैं। हम हैं, बिल्कुल, अखबारात में पढ़ते हैं, मीडिया पर देखते हैं जी, कि जितनी जल्दी निकाह की होती है, फिर उतनी जल्दी तलाक़ें वाक़ होती हैं, जी, फिर जी, खुला अल्लाह के माफ़ केस भी करे, उसी बिल्कुल, अदालत में दायर किए जाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो तो मौलाना साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और ये तमाम बातें जो आपने हमें बताई, सिखाई और मुझे लगता है कि अभी भी काफ़ी तशनगी है, तसल्ली उस तरह से नहीं हुई है। हम चाहते थे कि मज़ीद हम आपसे सीखते। इंशाअल्लाह किसी और सेशन में ज़रूर आपको मदऊ करेंगे और आपसे कुछ और सवालात करेंगे। लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक और इसके अहम जवाबात मौलाना साहब ने यहाँ पर दिए हैं। वो चीज़ें जो हमने ज़िंदगी में कंपैरिज़न का मयार बनाई हुई हैं, एक्चुअली वो कंपैरिज़न का मयार नहीं है, वो हमारी बर्बादी की तरफ खुदा न ख़ास्ता हमें लेकर जाती हैं। एक्चुअली क्या है और किस तरह से हमें निकाह और इसकी पासदारी और इसकी जो लवाज़मात हैं उनका ख़्याल रखना है, उसके बारे में आज के प्रोग्राम से हमने आगाही देने की कोशिश की है कि जी कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ हमसे दीन इस्लाम की पैरवी नहीं हो रही है और कहाँ हमें अपने आप को सही करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, बच्चियों को सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनको राह रास्त पर रखे इंशाअल्लाह ताला। प्रोग्राम से इस वक्त आपसे विदा लेंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन के साथ जिसमें न्यूज़, कंटेंट और बाकी तमाम चीज़ें होंगी। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद मिनाम हैं जो कि हमें मनकबत सुना रहे हैं। मनकबत सुनते हुए आप जाएँगे। अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आ, आ, फिक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे, फिक्र फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, लहजाए मुकलहमी में मोहम्मद ने कहा, लहजाए मुकलहमी में मोहम्मद ने कहा, जान मन सिर्फ अली है या अली के बेटे, जान मन सिर्फ अली है या अली के बेटे। और बहुत ही खूबसूरत शेर इस मनकबत का कि बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, बुत बनाने में, बुत बनाने में शामिल